डायमेंशन ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, तो उसमें से फर्स्ट वन है पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या कहती है? ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज्ड द रोल ऑफ स्टेट politically because of strengthened interstate relationships and dependence on one another। तो ग्लोबलाइजेशन ने चेंज किया है रोल को स्टेट के पॉलिटिकली, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग बना दिया है इंटरस्टेट रिलेशनशिप्स को और डिपेंडेंस क्रिएट कर दी है एक दूसरे पे। यहाँ पे स्टेट जो है वो नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। States were created to be sovereign, but now, due to globalization, often give their sovereignty away to pooling in conventions, contracting, coercion and imposition। तो वैसे तो जो नेशन स्टेट है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो एक नेशन स्टेट की क्या क्या फीचर्स होते हैं, दैट तो वन ऑफ द फीचर्स इज सोवर्निटी, ठीक है। तो वैसे तो स्टेट्स वर क्रिएटेड टू बी सोवरेन, बट ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या होता है कि वो अपनी सोवरेनिटी नॉट इन टर्म्स की लीगली नहीं, बट इन सम सेंसेस पुल आउट कर देते हैं कन्वेंशंस की वजह से, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स एस्टैब्लिश होते हैं और कई तरीके की कोर्जन्स क्रिएट होती है और इम्पोज किए जाते हैं कई रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उसके चलते सोवर्निटी का देखिए क्या मतलब होता है। सोवर्निटी का मतलब होता है जब आप अपने सारे डिसीजंस खुद से लेते हैं बिना आउटसाइड फोर्सेस के इफेक्ट के। तो ऐसा जो इस तरीके की सोवर्निटी है वो तो ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज होती ही है, क्योंकि इसका एक एग्जांपल मैं ईयू पूलिंग का एग्जांपल मैं ईयू को कोट करूंगी। तो यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू में बहुत सारे नेशन स्टेट्स मिलकर कुछ अपने इकोनॉमिकल और कई सारे फैसले, कई सारे डिसीजंस लेते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पूल्ड सोवर्निटी हो गई उनकी, है ना। उसके अलावा कन्वेंशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिसमें सिग्नेटरीज होती हैं कंट्रीज, उसके चलते भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ फॉर्म होते हैं उनको फॉलो करने के लिए उन्हें अपनी कंट्री में कुछ पॉलिसी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो कन्वेंशन एक रीज़न हो गई, और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते भी बहुत सारी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे इफेक्ट पड़ता है और कोवर्जन क्रिएट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है अमेरिका या चाइना का, इकोनॉमिक पावर के चलते, अपनी इकोनॉमिक पावर के चलते ये जो नेशंस हैं ये कोवर्जन क्रिएट करते हैं और रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी सारे सैंक्शंस, जैसे अमेरिका ने ईरान पे फॉर एग्जांपल लगाए हैं, इस तरीके के सैंक्शंस इम्पोज करते हैं जिसके चलते उनके जो नेशन स्टेट है उसकी इकोनॉमी पे, उसकी सोसाइटी पे अलग अलग तरीके की इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के चलते पॉलिटिकल डायमेंशंस क्रिएट होती हैं। This has led to increasingly similar jurisdictions across states and to power being seen as an economic rather than political progress, because states now make political progression and regression together, causing states to become more developmental। तो जो लेटर पार्ट है इस पूरी डिस्कशन का वो ये कहना चाहता है कि इस चीज़ के चलते जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो एक सेकेंडरी फॉर्म, पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो एक सेकेंडरी फॉर्म ले लेता है। और जो इकोनॉमी है ना, जैसे अगर आपको याद हो तो, ऑल राइट, सो ओके सो आई वाज सेइंग कि बिकॉज इकोनॉमी, अगर आपने ये चीज़ कॉन्सेप्ट में सुनी हो, मार्क्स ने बोला था कि इकोनॉमी इज बेस and everything else is superstructure। okay, so इसी तरीके से यहाँ पे अंडर ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमिक स्फीयर है, वो डोमिनेंट हो जाता है पॉलिटिकल स्फीयर पे। तो
जो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जिसके पास इकोनॉमिकल पावर है वो पॉलिटिकल स्फीयर पे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. सो इकोनॉमिक स्फीयर बिकम्स डोमिनेंट ऑन पॉलिटिकल स्फीयर अंडर ग्लोबलाइजेशन. तो ये इम्पैक्ट आता है पॉलिटिकल स्फीयर में ग्लोबलाइजेशन का. सो दैट बिकम्स पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ओके. और बिकॉज ऐसा इंटीग्रेशन रहता है एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस रहता है पॉलिटिकल स्फीयर पे, तो जो इकोनॉमीज हैं वो कई बार पॉलिटिकल प्रोग्रेशन और रिग्रेशन उनका साथ में ही रहता है. बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस इन सिंक रहते हैं और इससे इसका मेनली जो इंटेंशन होता है इसके पीछे या जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑफ कोर्स मोर एंड मोर डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट इन टर्म्स of course economy, because right now what's dominant is capitalism. तो डेवलपमेंट जो होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी तरीके की पॉलिटिकल चेंजेस लेके आने का भी. ओके. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इकोनॉमिक डायमेंशन. ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक चेंजेस have a substantial effects on states' rule. The global economy has been created by online banking, stock markets, and largely global franchises. तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक चेंजेस से सबसे पहले तो मतलब है कि ऐसे इकोनॉमिक चेंजेस जो थ्रू आउट द ग्लोब टेक्स प्लेस होते हैं और उनका जो इफेक्ट है वो उन इकोनॉमिक चेंजेस का जो इफेक्ट है, जैसे हमने अभी पीछे भी बात की है पहले कि इकोनॉमी बिकम्स द बेस एंड एवरीथिंग एल्स बिकम्स सुपर स्ट्रक्चर or those things that are beyond base, because economy becomes the foundation. तो उन चेंजेस का सब्सटेंशियल इफेक्ट होता है स्टेट के रोल पे, चाहे वो इकोनॉमिक रोल हो स्टेट का. जब ग्लोबल स्फीयर में ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जब ग्लोबल स्फीयर में पीछे भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक जगह पे कोई इवेंट होता है तो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड को देखने को मिलता है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिक चेंजेस जब होते हैं तो सब्सटेंशियल मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है स्टेट के रोल पे. और स्टेट का रोल किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो चाहे वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो, उसका ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस का इम्पैक्ट होता है स्टेट के रोल पे. तो ये एक मेजर इकोनॉमिक डायमेंशन है इन द जिस्ट ऑफ इट ग्लोबलाइजेशन की. पर हम आगे अपना कंटेंट इन फर्दर डिटेल्स में विल गो इनटू इट. ओके. तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो क्रिएट कैसे हुई है अब वो देख लेते हैं. तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रिएट हुई है थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग. ठीक है. स्टॉक मार्केट्स, इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो नॉन इंडियंस हैं, फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन हैं, वो भी स्टॉक्स होल्ड कर लेते हैं. और लार्जली ग्लोबल फ्रेंचाइजेस यानी कि एमएनसीज, ठीक है, इन सब के चलते जो इकोनॉमिक इंटरलिंकेज है ग्लोबल इकोनॉमी की वो एस्टेब्लिश हुई है. द स्टेट नो लॉन्गर कंट्रोल्स करेंसी because of intangible assets and importation as well as online and electronic banking and a shared currency between many states like much of Europe. तो आगे कहते हैं कि स्टेट जो है उसका करेंसी पे भी एक्चुअल कंट्रोल नहीं है क्योंकि एसेट्स इंटेंजिबल है. अब देखिए जो वर्ल्ड की करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर के साथ इन कंपैरिजन मेजर होती हैं, है ना. तो ऐसे जैसे इंडियन करेंसी है वो से 70 to 80 यूएस डॉलर के बीच में फ्लक्चुएट करती है मोस्टली. तो जो अपनी करेंसी की वैल्यू है वो बहुत एक्सटेंड तक कई बार गवर्नमेंट के बहुत एक्सटेंड तक या गवर्नमेंट के इंटायर कंट्रोल में नहीं होती. अब चाहे उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट हो दूसरी चीज़ों का उस करेंसी पे या इनडायरेक्ट हो, बट एंटायरली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है ऐसा हम नहीं कह सकते. बहुत सारी चीज़ें इनटू द प्ले आ जाती हैं इन द रियल वर्ल्ड वर्किंग. ओके. और क्या चीज़ें इसमें फैक्टर्स प्ले करती है एज अ फैक्टर, तो ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो हम पहले भी बोल चुके हैं, और शेयर्ड करेंसी भी है बहुत सी जगहों पे जैसे यूरोप का यूरो.
ठीक है। International organizations like WTO have a dominant role in influencing countries to adopt certain market initiatives. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि WTO का एक डोमिनेंट रोल हो जाता है, कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ मार्केट इनिशिएटिव्स लेने के लिए। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, क्योंकि उन कंट्रीज को दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना है, तो WTO एक बहुत ही मेजर बॉडी का रोल प्ले करती है इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने में, डिस्प्यूट रिड्रेसल में। तो क्योंकि उनको बाकी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड एनकरेज करना है, उसको इंक्रीज करना है, तो फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, तो WTO के जो रूल्स हैं उसके साथ कंप्लाइसेंट पॉलिसीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, मार्केट इनिशिएटिव्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो आई होप सो इकोनॉमिक डायमेंशन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये सब इम्पैक्ट हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट करते हुए हम ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमिक डायमेंशंस को इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सब जो फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा या एग्जाम्पल्स पढ़े, ये सब एक्चुअल में सिग्निफाई करते हैं एक डायमेंशन ग्लोबलाइजेशन की, कि अगर ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टेंस में है तो ये सब हो रहा है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर ये सब है तो ग्लोबलाइजेशन भी और प्रमोट हो रही है। तो अगला डायमेंशन हम इसी तरीके से सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। सोशल डायमेंशन, सोशल ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड ग्रेटर सोशल अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, चाइल्ड लेबर, अब्यूजेस एंड करप्शन। तो सबसे पहला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग सोशल फैक्टर्स इनटू प्ले होते हैं, बट जो मेजर फैक्टर्स हैं जो सभी कंट्रीज में एग्जिस्टेंस में हैं, हम सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो सोशल अवेयरनेस बढ़ जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में और लेबर अब्यूजेस और करप्शन के बारे में। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लेबर अब्यूजेस, करप्शन, जी, तो जो ये अवेयरनेस है इन सब चीज़ों के बारे में, सबसे पहले तो ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल ईविल्स कह सकते हैं इनफेक्ट इनको, तो ये सब कंट्रीज में होते हैं। बाकी सारे चाहे फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वेरी करे, तो सबसे पहले तो इनके बारे में अवेयरनेस बढ़ जाती है ग्लोबलाइजेशन के चलते। दीज चैलेंजेस इन टर्न अफेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो इन चैलेंजेस से क्या इफेक्ट होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का रोल, क्योंकि क्वेश्चंस राइज होते हैं कि गवर्नमेंट इनको कैसे टैकल करती है, गवर्नमेंट का इन पे क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, है ना, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लेबर अब्यूजेस और करप्शन में क्या गवर्नमेंट एजेंसीज का भी रोल रहता है इनके कंडक्ट होने में, और किस तरीके से उनको डील करती है गवर्नमेंट। The major changes in the configuration of public-private spheres in favor of globalizing the corporate sector has changed the leading role of government. तो जो मेजर चेंजेस हुए हैं किस में, पब्लिक प्राइवेट स्फेयर में, उसमें उसको और ऐसे चेंजेस जो ग्लोबलाइजेशन को फेवर करते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर जिसकी वजह से राइज हुआ है, इन सब के चलते रोल जो गवर्नमेंट का है वो और चेंज हो गया है। In allocation of resources, the distribution of wealth and stabilization of economy and economic growth. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है सोसाइटी में, वो बहुत बड़ा सोशल फैक्टर हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए सोशल डायमेंशन के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो एक स्टेबलाइजेशन में इम्पैक्ट करता ही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बट एक बहुत बड़ा सोशल फैक्टर भी हो जाता है ग्लोबलाइजेशन के चलते। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसके पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट फैक्टर्स ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन का जो सब टॉपिक है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए अभी इतना ही, एंड आई हैव फिगर्ड आउट
कि for myself only कि narrations could be better and more fluently I can speak, but when I'm processing and you know explaining at the same time, and things are really candid, so at that time some pauses do come while narrating, but I'll look forward to improving on that aspect in, and I'd like to see a comparison between the videos that were sh- recorded a week back and those which will be recorded in the upcoming week. But since you will be having these videos in part, such comparison would be possible in the time period of a month or so. So basically, what I want to convey is that I look forward to improving in terms of narrations. Yeah, so till then, please do support the initiative, subscribe to the channel. If you've watched till here, do consider hitting the like button and comment in the comment section, be it any kind of a question or just a hi to support the initiative. That will really boost my morale. So that's it for today. See you tomorrow.